वो गाना तो आपको याद ही होगा कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वैसी उसे सारे। लेकिन अनगिनत सालों से इंसान अनगिनत जानवरों को मारता आ रहा है। कभी अपने शौक के लिए, कभी अपनी शौर्य गाथाओं के लिए, तो कभी अपनी जरूरतों के लिए। लेकिन जब कभी भी कोई जानवर किसी इंसान को मार देता है तो उसे कहते हैं आदमखोर। तो इसी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के आज का ये वीडियो है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का ये एपिसोड मेरे यानी राकेश कुमार के साथ। जंगल जिंदाबाद। दोस्तों, ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ने के साथ ही आप देखेंगे कि ह्यूमन और एनिमल के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। आए दिन आप अखबारों और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस बात को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कहीं किसी हाथी ने किसी इंसान को मार दिया, कहीं किसी बाघ ने किसी इंसान को मार दिया, कहीं भालू ने किसी को नोचा, तो कहीं किसी सुअर ने, जंगली सुअर ने किसी को काट खाया। पर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में किसी न किसी की जान जानी तय है। एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बिहार के तरफ भी होता है, जिसमें नील गायों से लोग परेशान रहते हैं। नील गाय आती हैं, पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है, चर जाती हैं। तो ये भी एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही है। लेकिन आज हम जिस पर बात करेंगे वो है हमारे झारखंड और भी कई राज्यों में जिससे लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं, हाथी। आए दिन इंसानों का हाथियों से सामना आम बात सी हो गई है। कहीं किसी का घर तोड़ देते हैं हाथी, तो किसी की फसल चर जाते हैं। तो लोग कहते हैं हाथी हमारे एरिया में घुस रहे हैं, हमारे गाँव में घुस रहे हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से हमने हाथियों के इलाकों को इंक्रोच कर लिया है, क्योंकि जब ये दुनिया बनी होगी तब ये पूरी की पूरी एक जंगल ही रही होगी। तो हमने, इंसानों ने, फिर कुदरत ने जो इंसान बना दिया, ये सबसे बड़ी मुझे तो लगता है कि भूल रही। इंसानों ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से इस पृथ्वी को बदला, इसका स्वरूप बदला। अपने सुविधा के हिसाब से जंगलों की कटाई हुई, बस्तियां बसाई गई, फैक्ट्रीज बसाए गए, रोड, हाईवे, डैम, तरह तरह के विकास कार्यों के नाम पर जंगलों का सफाया होता रहा। जो कभी हाथियों के या अन्य जानवरों के पनाहगाह थे, उनको हमने उजाड़ दिया। तो इसमें गलतियां जानवरों की नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रहा है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले वर्षों में काफ़ी लोगों की जाने गई है और काफ़ी हाथियों की भी जाने गई है। जब बात ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की हो और ह्यूमंस की एलिफेंट्स के साथ, हाथियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, तो एक हाथी को हम नहीं भूल सकते हैं, जो कि इसका नाम था पीर बक्स। और इस कड़ी में आज हम उसकी कहानी देखेंगे, सुनेंगे। तो ये स्टोरी जो ली है हमने, ये मर्विन स्मिथ की बुक है, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। ये किताब है, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। और उस किताब की स्टोरी है, स्टोरी का नाम है पीर बक्स द मस्त एलिफेंट। मस्त, एक हाथियों में एक मस्त काल होता है जब वो सेक्सुअली अराउज्ड होता है। उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है और उसके आँख और कान के बीच में से, दोनों साइड सर में, ग्लैंड्स में से बदबूदार लिक्विड बहता है। काफ़ी तेज दुर्गंध होता है और इस दौरान वो हाथी काफ़ी एग्रेसिव होता है। तो आज हम जिस हाथी की बात करेंगे वो है पीर बक्स, जिसको कि द टेरर ऑफ हुंसूर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा हाथी है, एक ऐसा हाथी था जो न सिर्फ मैन किलर था बल्कि मैन ईटर भी था। जी हाँ दोस्तों, सुन करके आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मैन ईटर भी था। यह मद्रास कमिश्नरेट का सबसे बड़ा हाथी था।
शोल्डर पर इसकी ऊंचाई 9.6 फीट थी और बैकबोन पर 10 फीट से भी ज़्यादा था। इसके टस्क 3.5 फीट के थे और अपने किनारों पर थोड़े ऊपर को उठे हुए और थोड़ा बाहर को निकले हुए थे। सूंड बड़ी ही मजबूत और ज़बरदस्त थी और स्किन जो उसकी खाल है वो बहुत ही मुलायम थी, बिल्कुल वेलवेट की तरह। देखकर ही लगता था हाई क्लास हाथी है। उसके पैर सीधे और मजबूत थे। लगता था इस हाथी को कुदरत ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है। स्वभाव इतना शांत था कि हाथी पर अगर महावत ना होकर एक बच्चे को भी बैठा दिया जाए तो भी वो चल पड़ता था। इतना सुंदर कि उस जमाने में भी अगर 15,000 की बोली लगा दी जाए, बोली रखी जाए, तो भी वो हाथों हाथ बिक जाए, कोई भी खरीद ले। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई भी हिंदू इसे खरीदने को राजी नहीं था, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार इसकी जो पूंछ थी वो सही नहीं थी। क्योंकि इसका कारण था इसकी पूंछ 2 हिस्सों में चिरी हुई थी, यानी बाइफरकेट थी। लोकोक्तियों के अनुसार इसकी पूंछ जो थी वो चिरी हुई थी, मतलब यह किसी इंसान की जान लेगा ही लेगा, यह ऐसी मान्यता थी। तो जिन अंग्रेज अधिकारियों ने इसे पकड़ा, जिन लोगों ने इसे पकड़ा था, उन्हें लगा था कि यह हाथी बहुत महंगा बिकेगा, मगर जब बोली लगी तो इसका कोई खरीदार नहीं था। आई एम सॉरी दोस्तों, कल हम अपनी उस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, फ़ोन आ गया, फिर अचानक मुझे कहीं निकलना पड़ा। तो खैर, अब आगे की कहानी हम सुनते हैं कि पीर बख्श नाम का एक हाथी था जो कि हुंसूर एरिया में था और उसको द टेरर ऑफ हुंसूर के नाम से भी जानते थे। तो पीर बख्श जो हाथी था, शुरू में जब उसे खेदा से पकड़ा गया तो वो बहुत ही शांत स्वभाव का हाथी था और मद्रास कमिश्नरी का सबसे बड़ा हाथी था, और सबसे बड़ा हाथी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा उपयोगी भी था। वो उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी की जो आर्टिलरी मूव करती थी, तो उसमें पहले ज़माने में तो कच्ची रास्ते थे, ज़्यादा पक्के रोड्स नहीं थे। तो उस दौरान अगर कोई आर्टिलरी तोप वगैरह फंस जाती थी कीचड़ में, तो इसके एक धक्के से ही वो बाहर निकाल देता था। बड़े बड़े लक्कड़ के लट्ठों को वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत इजीली ले जाता था। तो इस तरह से वो बहुत उपयोगी हाथी था। लेकिन जैसा लोग कहते थे लोकोक्ति के आधार पर कि इसकी जो पूंछ है वो बाइफरकेट है, चिरी हुई है, तो ये जरूर किसी न किसी इंसान की जान लेगा। तो जिन अंग्रेज अफसरों ने इसे पकड़ा था वो उन बातों पर हंसते थे कि भाई इतना सीधा हाथी तो हमने आज तक नहीं देखा है, एक बच्चे को भी अगर इस पर बैठा दो तो वो उससे काम ले लेता है। लेकिन लोगों की बात करें तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं इसके बारे में, तरह तरह की इसके भविष्य को लेकर बातें करते हैं कि आगे इंसानों को मारेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह हाथी अपने मस्त काल के अलावा बिल्कुल ही शांत रहता था। मस्त काल में 1-2 महीने जो होता है, जनरली ये फरवरी मार्च में शुरू होता है और मई जून तक ये रहता है ये हाथियों में। इस दौरान उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 60% तक हाई हो जाता है, ये सेक्सुअली अराउज्ड रहते हैं और इनके टेम्पोरल ग्लैंड से एक चिपचिपा लिक्विड का रिसाव होता है जो कि उनके आँख और कान के बीच में ग्लैंड होते हैं, वहाँ से वो रिश्ता रहता है जो बदबूदार भी होता है, काफ़ी पंजेंट सा स्मेल होता है इसका। तो जो इस दौरान वो हाथी को काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में रहता है हाथी और उसको बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दौरान उसका जो मुख्य महावत रहता है वही इसकी केयर करता है। वो पालतू हाथी जो होते हैं उनको लेकर के तालाब में जाते हैं, उसको आधे से ज़्यादा शरीर उसका पानी में डुबा कर रखते हैं
और एक गीले कपड़े से उसके टेम्पोरल ग्लैंड से जो लिक्विड बह रहा होता है, रिसाव हो रहा होता है, उसको पोंछते हैं। काफ़ी देर पानी में रहता है हाथी, उसके बाद उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। तो ये हाथियों में आमतौर पर नर हाथियों में यह अवस्था आती है। इस दौरान वे थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जैसे ही मस्त काल खत्म होता है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे ही पीरबक्स के साथ भी जब ये घटना घटने वाली थी, पीरबक्स जब एक नई कहानी लिखने की ओर आगे बढ़ा, एक शांत स्वभाव का हाथी, उस दौरान हुआ ये कि उसका जो मुख्य महावत था वो आसाम चला गया था और पीरबक्स को किसी एक कम तजुर्बेकार महावत के हाथों सौंप दिया गया था। वो उससे काम ले रहा था और उसी वक्त ही पीरबक्स का मस्त काल शुरू हो गया। मस्त काल शुरू हो गया, लेकिन जो नया नौसिखिया महावत था वो उसको ठीक से, उसने उसे कंट्रोल करने की कुछ हरकतें ऐसी की जो हाथी को पसंद नहीं आई और उसने उसे ही पटक कर मार डाला। लिटरली उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। चीर देने के बाद उसने अपनी सारी जंजीरें तोड़ दी जिस पर वो बंधा हुआ था। जंजीरें तोड़ने के बाद वो निकल गया एक ऐसे सफ़र पर जहां वो जिस इंसान को देखता उसे ही पटक कर मार देता, बुरी तरह से रौंद देता। इस तरह से रौंदता कि वो इंसान एक मांस का ढेला सा, लोथड़ा सा बन जाता। और उस दौरान वो इतनी तेज आवाज़, इतनी तेज चिंगार निकालता कि लोग बिल्कुल उस खौफनाक आवाज़ को सुनकर ही सहम जाते। दूर दूर तक वो आवाज़ इस तरह से फैलती। तो खैर, अब वो आज़ाद हो चुका था। आज़ाद होकर के वो अमृत महल में गया। वहाँ पर उसने मवेशियों के बाड़े उजाड़ दिए, कई मवेशियों को भी मारा, रखवाली करने वाले को भी उसने रौंद डाला। और उसके बाद वो सीधा वहाँ से निकला और अपने आगे की वारदातों का अंजाम देने के लिए वो आगे की ओर बढ़ चला। इस दौरान पता चला कि वो न सिर्फ आदमियों को मार रहा है, बल्कि वो उनके मारने के दौरान, चीथड़े करने के दौरान थोड़े बहुत मांस के टुकड़े को वो खा भी ले रहा है। तो जनरली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब महावत, वहाँ के लोकल लोग बाघ का शिकार करते हैं तो उस शिकार में शामिल हाथियों को उसी बाघ के खून में गुड़ की गोलियां डुबाकर इनाम के तौर पर खिलाते थे। तो उसे खून का स्वाद पहले से ही लग चुका था। तो जब उसने इंसानों को मारा और उसमें से खून निकला तो उसे लगा कि अरे ये तो मेरा खाना है, तो फिर वो उन्हें भी थोड़ा बहुत खाने लग गया था। अब हुंसूर में ये बात फैल गई कि पीरबक्स पागल हो चुका है, लेकिन मद्रास कमिश्नरी के लोग इस बात को मानने को राजी नहीं थे। वो इसलिए भी राजी नहीं थे क्योंकि जब कोई हाथी रोग डिक्लेयर हो जाता है, यानी पागल डिक्लेयर हो जाता है, जिस तरह से कार्निवोर्स को जब वो लोगों पे आते हैं, ह्यूमंस पे आते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको खाते हैं, तो उन्हें मैन ईटर डिक्लेयर किया जाता है। तो उस तरह से हाथियों को रोग डिक्लेयर किया जाता है और वंस रोग डिक्लेयर होने के बाद हाथियों को मारना ही पड़ता है, क्योंकि पागल हाथी जनरली नहीं ठीक होते हैं और पागल भी जनरली बहुत कम ही होते हैं। पागल होने का उनका एकमात्र रीज़न जो मेरे रिसर्च में पता चला है, और भी शायद होंगे, लेकिन एक रीज़न जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे पता चला है वो ये है कि हाथी जनरली सनस्ट्रोक से पागल होते हैं। इसीलिए वो, आप देखिएगा, आमतौर पर हाथी दिन के समय मूवमेंट नहीं करते हैं, वो रात को ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। धूप से वो बचना पसंद करते हैं। दिन के दौरान घनी झाड़ियों या जंगलों के अंदर ही रहते हैं। शाम को वो पानी पीने निकलते हैं और रात को उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो बात यह है कि क्या सचमुच पीरबक्स पागल हो चुका था? मद्रास कमिश्नरी लेकिन उन्हें एक और मौका उसे देना चाहता था, उसे सुधरने का एक मौका देना चाहता था, लेकिन उस दौरान भी उसने कई ऐसी वारदातें कर दी कि मद्रास कमिश्नरी को भी अंततः उसे रोग डिक्लेयर करना पड़ा। लेकिन अच्छा, उसके साथ एक और बड़ी अजीब सी बात थी कि वो अंग्रेज़ों और लोकल्स में फ़र्क करना जानता था। वो अंग्रेज़ों को नहीं मारता था,
वो रोड के किनारे कहीं झाड़ियों में छिपा रहता था। उसे पता लगता था कि ये अंग्रेज की गाड़ी है, तो वो चुपचाप रहता था। और जैसे ही उसे लोकल लोगों के जत्थे आते दिखते या कोई और गाड़ियां दिख जाती उसे लोकल्स की, तो वो उन्हें गाड़ियों को उलट देता, लोगों के चीथड़े उड़ा देता। शायद उसे इतनी समझ थी कि अंग्रेजों को अगर मैं मारने लगूं तो मुझे बहुत जल्दी ही रोक डिक्लेयर कर दिया जाए। हो सकता है ऐसी समझ हो उसके अंदर। लेकिन ये एक अजीब बात थी कि वो लोकल्स को ही मारता था और अंग्रेजों को नहीं मारता था। खैर, आखिरकार मद्रास कमिश्नरी ने भी उसे रोग डिक्लेयर किया और उसे मार गिराने का परमिट जारी किया। परमिट जारी करने के दौरान संयोगवश आज जो जिस बुक से हम ये स्टोरी सुना रहे हैं उसके राइटर मर्विन स्मिथ, वो भी उस इलाके में शिकार के लिए गए हुए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक हाथी रोग डिक्लेयर किया जा चुका है, दुष्ट डिक्लेयर किया जा चुका है और उसे मारने का परमिट जारी हो चुका और इनाम भी रखा गया है, 500 रुपये का इनाम रखा गया था उस वक्त, तो ये बड़े खुश हुए कि चलिए छोटे मोटे शिकार से अच्छा है कि हाथी से ही 2-2 हाथ किया जाए। और वो फिर आखिरकार परमिट लेने चले गए। परमिट ले करके वो आए और जिस जगह हाथी ने आखिरी वारदात की थी उस जगह पर वो पहुंचकर वो एक डाक बंगले में गए। डाक बंगले में जाकर के वो तुरंत ही बिस्तर पर चले गए, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि सुबह सुबह उठकर उस हाथी को ट्रैक करेंगे और जाकर के उससे मुकाबला करेंगे और उसे मार गिराएंगे। इसी दौरान उसी शाम हाथी ने एक और वारदात की थी। जिस डाक बंगले में ये रुके थे उसके थोड़ी दूर पर ही, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर एक गांव में। तो इस घटना को सुनकर वो थोड़ा सहम भी गए, तो लेकिन जल्दी उन्होंने डिनर कंप्लीट किया और जाकर के बिस्तर में चले गए। वो जिस कमरे में सोए थे उसमें एक खिड़की थी जो बाहर की ओर खुलती थी। वहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता था, आसपास के दफ्तरों का नज़ारा दिखता था और जंगल का भी थोड़ा बहुत नज़ारा दिखता था। तो आधी रात के लगभग आधी रात के बाद में स्मिथ मर्विन को अपने पाँव खींचने का एहसास सा हुआ। तो उन्होंने झटक कर पाँव अपनी जो कंबल ओढ़े थे उसके अंदर ही उन्होंने पाँव को अपनी ओर खींचा। तो उन्होंने देखा कि एक कोई चीज़ है, अंधेरे में वो सही से देख नहीं पा रहे हैं कि कोई सी चीज़ है जो उनके कंबल को खींचे जा रही है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ एक गोली फायर कर दी उस पर, खिड़की की ओर निशाना करते हुए एक गोली फायर कर दी। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा था, अंधेरे में ही थे और अंधेरे में ही उसने गोली फायर कर दी। उन्होंने जैसे ही उन्होंने गोली फायर करी, एक जोरदार सी चिंगाड़ की आवाज़ आई और उसने अपने सूंड को खिड़की से बाहर खींच लिया। स्मिथ मर्विन अब समझ चुके थे कि ये हो ना हो ये पीर बक्स ही था, जो इंसानों की गंध को सूंघ करके वो वहां तक आ गया था मारने के लिए। अब उन्हें नींद तो आई नहीं, वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई वो तुरंत अपने साथियों के साथ निकल गए जंगल की ओर। उसके पाँव के निशान को ट्रैक करते हुए वो गए। उन्हें पता था, उन्होंने देखा कि जिस खिड़की के पास थोड़े से खून भी गिरे हुए थे, यानी उन्हें पता था कि हाथी घायल हो चुका है। अब वो किसी तालाब की ओर ही गया होगा, क्योंकि हाथियों को बहुत अच्छे से पता होता है कि उनके जख्म को भरने के लिए उन्हें मिट्टी लगानी चाहिए। तो हो न हो पीर बक्स जरूर किसी तालाब के पास गया होगा अपने जख्मों पर मिट्टी लगाने के लिए। लेकिन आखिरकार वो खोजते 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 एक जगह पहुंचे जहां पर एक बड़ा सा तालाब था, घने जंगल भी आसपास थे और एक छोटा सा मंदिर भी, जैसा भी मंदिर नुमा संरचना थी वहां पर। तो ये आकर के एक मंदिर के पास बैठ गए, क्योंकि धूप बहुत कड़ाके की थी, बहुत तेज धूप थी। ये पानी लेकर के कुछ बिस्किट लेकर के गए थे। उन्होंने बैठा एक मंदिर पे, उस जो छोटी सी मंदिर जैसी थी संरचना, उस पर ये बैठे और थोड़ी दूर एक चट्टान पर इनका एक साथी बैठे थे जो कि वहाँ बैठकर बिस्किट खा रहे थे।
और इनके एक दूसरी बाजू उनका एक और साथी बैठा था जो थोड़ी दूर बैठकर नजर रख रहा था। ये तीनों ज्यादा डिस्टेंस में नहीं थे, तो आपस में बातचीत करते हुए आगे की प्लानिंग कर रहे थे। इतने में ही उन्हें जोरदार चिंगाड़ के साथ एक विशालकाय दैत्य अपनी ओर इनके साथी की ओर, जो बैठकर बिस्किट खा रहा था, उसकी पीठ जंगल की ओर थी, तो उसकी ओर विशालकाय दैत्य यानी कि पीर बख्श दौड़ता हुआ हमला करने की मुद्रा में इनके दोस्त की ओर आता हुआ दिखा। और इनके दोस्त इस पोजीशन में थे कि अगर वो वहां से गोली चलाते तो हाथी को लगता जरूर, लेकिन उसके लंग्स, फेफड़े आदि को, मतलब लंग्स और हार्ट को बिना टच किए हुए वो उसके शरीर को चीर कर निकल जाता। हाथी मरता नहीं और वो ज्यादा और आक्रामक हो जाता। तो इस परिस्थिति में इन्होंने अपने हैट को उतारा, हैट को उतार कर एक और फेंक दिया। जैसे ही इन्होंने हैट को फेंका तो हाथी का ध्यान उस ओर गया, और वो हाथी पीर बख्श उस हैट को कुचलने के लिए हैट की तरफ जैसे ही मुड़ा तो इन्हें वो एंगल मिल गया जहां से वो उसके सर के आसपास, कान और आंखों के बीच, टेम्पोरल ग्लैंड्स के आसपास इस तरफ फायर ले पाते, शॉट ले पाते। और जैसे ही उन्हें वो एंगल मिला, उन्होंने तुरंत बिना देर किए अपने 12 बोर की राइफल से एक गोली फायर किया और निशाना बिल्कुल सटीक लगा, और वो द टेरर ऑफ हुंसुर जो था वो एक चट्टान की तरह धम से नीचे गिरा और वहीं पर डेड हो गया। इनके साथी चिल्ला उठे, यो मैन यू डिड इट करके। फिर वापस वो बैठकर बिस्किट खाने लगे, जैसे कि स्मिथ ने कोई छोटी मोटी चिड़िया मार ली हो। तो इस तरह से द टेरर ऑफ हुंसुर कहे जाने वाले पीर बख्श, जो एक आदमखोर हाथी था, उससे पहले तो जब इसे पकड़ा गया वो एक नॉर्मल, बहुत ही सभ्य हाथी था, शांत स्वभाव का, लेकिन वो किस तरह से बदला अपना स्वभाव, उसका स्वभाव बदला और वो मौत की नींद सो गया। ये इस कहानी में इतना ही, आज की कहानी में। और नेक्स्ट कहानी हम लेकर के आएंगे एक और मैन ईटर एलिफेंट पर, जो कि है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैन ईटर से, और उस स्टोरी का नाम है द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।